चलने का। और लद्दाख से आपको बराह रास्त मेहमान से भी मिलाएंगे जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से, युवा मोर्चा के साथ भी रहे हैं और इन दिनों बड़े काफी एक्टिव है। हसन पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हसन पाशा साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए लद्दाख से इस वक्त। और इस वक्त आप मौजूद हैं लद्दाख के अंदर और ये दिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल 1 साल पूरा हो जाएगा उस बड़े फैसले का जो मरकजी वजारत दाखिला और वजीर दाखिला साहब ने सुनाया था लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर वहां बहस हुई, पूरा रेजोल्यूशन पास किया गया और 31 अक्टूबर को उसको अमली जामा पहना है। कश्मीर की जब मैं बात करता हूं तो श्रीनगर के अंदर कर्फ्यू इंपोज किया गया है जी, और दीगर इलाकों के अंदर कोविड के बीच सख्तियां कर दी गई हैं 2 दिन के लिए। लद्दाख की ओवरऑल पोजीशन आपसे जानना चाहूंगा, प्रोग्राम किस तरीके का रहेगा, क्या कुछ सोच रहे हैं आप, और 1 साल के अंदर क्या कुछ बदला ग्राउंड जीरो पर? हेलो जी शुक्रिया गौहर साहब, आपका बहुत बहुत इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की आवाम को। देखिए आज जो हम खत्ते लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी 1 साल होने को आ रहा है, तो इसके मुनासिब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज तक जो करगिल का एक अपना आइडेंटिटी था, एक पूरे खत्ते लद्दाख का 1947 से लेके आज तक, वो बिल्कुल हमें आज तक पूरा मिला नहीं था। लेकिन आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं खत्ते लद्दाख को आज अपना आइडेंटिटी मिला है। आज हम फख्र से कह सकते हैं हाँ हम लद्दाखी जो है उनके जो हकूक है वो आज हमें मिल रहा है। आज हम आपके चैनल से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ खत्ते लद्दाख में आज 1 साल के अंदर जितनी तरक्की हो रहा है शायद लद्दाखी लोगों ने कभी इससे पहले कभी नहीं देखा था। हसन पाशा साहब आप कह रहे हैं कि जनाब आइडेंटिटी मिली, काम बहुत जोरों से हुए, लेकिन मैंने लेह से भी बात की, कारगिल के लोगों से भी बात की, आज आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले 1 महीने से कंटिन्यूसली मैं कोशिश कर रहा हूँ मुख्तलिफ तबका है फिक्र सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर से बात करूँ और मन टटोलने की कोशिश करूँ कि आखिर किस तरीके से वो फैसले को ले रहे हैं। लेह में जब आते हैं तो आवाज़ ये होती है कि ठीक है जनाब चाहते नहीं थे कुछ लोग, लेकिन अब हो गया, लेकिन जिसके लिए हुआ था वो काम ग्राउंड पर नहीं है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन्स लोग कह रहे हैं। कारगिल आते आते 2 आवाजें हैं। कल कमर अली आखुन साहब बता रहे थे, बताइए जनाब मिला क्या हमें, कोई एक चीज आदमी आके खड़े होके बताए कि कारगिल को क्या दिया गया, जो कमिटमेंट्स थी वो भी पूरी नहीं हुई। जब फॉर्मर गवर्नर साहब हुआ करते थे, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए और आज तक ये मामला चलता रहा, कुछ भी नहीं मिला, बल्कि हम डिमोट हुए, हमें कौन सी प्रमोशन हुई है। ये जो सवाल उनकी तरफ से उठाया जा रहा है कि स्टेट से यूटी बने हैं, तो इसमें खुश होने की क्या बात है और कहां पर तरक्की हुई है? अभी तक तो एक ईंट भी नहीं हिली है, न लेह में न करगिल के अंदर। देखिए गौहर साहब, मैं आपको एक ये बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस और एनसी ये 2 पार्टियों ने अगर आज तक हमारे बैकवर्डनेस रहने का जो सबब है, ये इन दोनों पार्टियों का जिम्मा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आज वो लोग बुखलाहट में है, आज उनकी नाकामी लोग देख रहा है। इनकी वजह से 1947 से लेकर आज तक करगिल के आवाम बिलखुसूस हमारे खत्ते लद्दाख को इन्होंने लूटा है, इनके जज्बात के साथ खेला है। इन्होंने हमें आज तक कहीं का नहीं छोड़ा है। मुझे आपके पास में पूरा मेरे पास लिस्ट पड़ा हुआ है, आज तक खत्ते लद्दाख में अभी यूनिट टेरिटरी बनने के बाद आज तक क्या हुआ। मेरे पास बहुत सारे लिस्ट है, चंद में आपके टाइम थोड़ा सा लेना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद खत्ते लद्दाख को क्या मिला और खासकर करगिल के आवाम को क्या मिला, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जी बताइए। अभी रिसेंटली न्यूज आया है, जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ थे, जो खदशात में थे, हमारे जो उनके प्रोफेशनल कोर्स के बारे में थे, 4% रिजर्वेशन उनको सीट मिला है जैसे यूपी में, और उसमें 24 सीट इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला है, 35 सीट मेडिकल कॉलेज में मिला है। अब मुझे ये बताइएगा, पहले इसी पर रोक देता हूं आपको। पहले जनाब जब यूनाइटेड स्टेट हुआ करता था, एक मुत्तहिदा रियासत थी साबिका जम्मू कश्मीर, उसमें लद्दाख को कितना हिस्सा मिलता था?
जी आप जी फिर से आपकी आवाज थोड़े कट के आ रही है। सवाल मेरा है कि जब साबिका रियासत थी, जो 4% आज आपको मिला है 2 जगहों पर इंजीनियरिंग और एमबीबीएस में, लद्दाख को अपना कोटा कितना मिलता था इससे पहले? इससे पहले बिल्कुल ना के बराबर था। आप उसको मतलब गिनती में लगना ये हमें ये बिल्कुल नाइंसाफ था। आज हम कोटा कितना था जनाब? नाइंसाफी अब है या तब थी? नहीं, हमें आप 4% पर मुतमईन है कि 4%? जी चलिए, अच्छे 100 में से 4 बच्चे जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, अभी हमें जो सीट मिला है, हमें आज तक जो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरह 25 सीट जो हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगा, 35 सीट जो है हमें मेडिकल फील्ड में मिलेगा, आज तक हमारे बच्चों को नहीं मिलता था। आज तक हमारे जो खासकर करगिल और लेके हमारे स्टूडेंट को नहीं मिलता था। ये जो IPS क्वालिफाई करके आए वो कहां से मिलता था? रिजर्वेशन ओपन नहीं मिलता था उनको। पाशा साहब, ये रिजर्वेशन आपको नहीं दिया गया, ये मजबूरी है, कंपल्शन है, क्योंकि आप उस सिस्टम से कट के आए हैं। आपको वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, बोर्ड नहीं है, प्रोफेशनल डिग्री आप नहीं करवा सकते क्योंकि नया नया बना है। इसलिए आपको अभी यहाँ पर जोड़ के रखा गया है। जब वो सारा हट जाएगा तो आपको पता लगेगा कि कितना बनता है। लेकिन मेरा सवाल सीधे से है, आप मेरा बात सुनिए। जी जी जी। पिछले ही साल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आके ले में मेडिकल कॉलेज का उन्होंने इनॉग्रेशन किया, उनका फाउंडेशन स्कूल लगाया। और हम साथ ही साथ आपके मीडिया के माध्यम से भी बोलना चाहता है, करगिल के लिए भी हम इंजीनियरिंग कॉलेज का हमारा डिमांड है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करगिल के लिए भी इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर होगा। और रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें एक फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी का उन्होंने हमको ये अनाउंसमेंट किया है। आने वाले कल में लद्दाख, आज तक हमारे जो बच्चों को जो सफर होना था वो सब दूर हो जाएंगे। यहाँ से हमारे बच्चे जो है दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के बहुत सारे जगहों पे वो जाते थे एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन आज वो जाने की इंशाल्लाह आने वाले कल में बिल्कुल जरूरत नहीं होगा। इसी तरह और भी यहाँ पे तरक्याती काम चल रहा है। गौहर साहब, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पूरे अभी रिसेंटली हमारे हाउसिंग अर्बन मिनिस्ट्री ने हमें कारगिल और ले दोनों को स्मार्ट सिटीज में रखा है। आप अंदाजा लगाइए, पूरे हिंदुस्तान में हमारे कारगिल और ले को स्मार्ट। जी, लगता है कुछ तकनीकी खराबी आई है जनाब। वापस इनके पास चलते हैं। पाशा साहब के पास प्रोजेक्ट में 600 करोड़ रुपए दिया जनाब। आज तक जो अब पाशा साहब, मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहता था, क्योंकि अब आपने स्मार्ट सिटीज की बात की है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो 2 स्मार्ट सिटियां बननी थी, जिसके लिए हजारों करोड़ रुपया आया भी, वो ना जम्मू बनी आज तक, ना कश्मीर बनी। लद्दाख आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पर वर्किंग सीजन बहुत थोड़ा सा है, और वहां पर दोनों स्मार्ट सिटियां बन पाएंगी? देखिए, इंशाल्लाह ये अभी कोविड का ये मसला चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम करगिल वाले बिल्कुल इससे निकल आएंगे। और जब ये कोविड का मसला खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह जो तरक्की का जो काम चलने वाला है, इससे ज्यादा इससे और मतलब आगे तरक्की के राह पे हम चलेंगे। हसन पाशा साहब, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है करगिल के अंदर, जिसमें कल को ब्लैक डे बनाया गया है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछूंगा कि जो ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग अर्थवाइल स्टेट के गवर्नर साहब से हुई, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी, करगिल वालों का मानना है कि जनाब हमें मिला क्या, इसलिए तो हम अपोज कर रहे हैं। जो कुछ मिला वो तो लेह को मिल रहा है, और दिल्ली भी लेह को ट्रीट कर रही है, न कि करगिल को ट्रीट कर रही है। गवर्नर हाउस लेह के अंदर, डिविजनल कमिश्नर साहब लेह के अंदर, एडवाइजर साहब लेह के अंदर, करगिल को दिया क्या? ये करगिल से आवाज है। ये देखिए, मैं एक बात आपके मीडिया से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। करगिल के आवाम को हमारा जो हुकूक है हम वो लेके रहेंगे, चाहे वो हमारा ये गवर्नर हाउस का मसला हो, यहाँ पे चाहे हमारा डिवीजन कमिश्नर का ऑफिस का मसला हो, जो भी हमारे करगिल के आवाम के लिए जरूरत होगा, उनके हुकूक के लिए होगा, वो हम लाके ही रखेंगे। हम करगिल के आवाम के साथ कोई हम नाइंसाफी होने कभी नहीं देंगे। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ करगिल के आवाम के लिए कि हमारे जो भी हमारे हक होगा हम वो लेके रहेंगे। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का हुई है, आप ये मान रहे हैं ना कि हक तलफी हुई है? जी जनाब, इब्तिदाई इश्क में ही। पाशा साहब, क्या आप ये मान रहे हैं कि इब्तिदाई इश्क में ही हक तलफी हुई?
नहीं सर, कोई हाल तक बिल्कुल नहीं हुआ है। ये देखो अपोजिशन वाले आज जो बाइकआउट का कॉल दे रहा है, भाई मेरे सवाल मैंने तो बाइकआउट पर आपको लिया ही नहीं। उनका जो मैंने बाइकआउट पे लिया, मैंने कमिटमेंट पर आपको लिया। आज वो कहीं जगह एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए उनका आज बौखलाहट है। करगिल के आवाम बिलखुसूस खत्ते लद्दाख यूनियन टेरिटरी से बिल्कुल खुश है। आज तक उनका जो आइडेंटिटी आज तक इन्होंने बर्बाद किया था, हमारे हक को छीना गया है। सवाल ये भी एक बहुत बड़ा पैदा होता है कि आज तक लद्दाख के अंदर, यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर 2 हिल काउंसिल्स थी। लेह के अंदर एक है, कारगिल के अंदर एक है, और ये काफी पावरफुल मानी जाती थी। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट और अलहदा तौर पर यूटी बनने के बाद ये डमी बन गई है, इनके पास कुछ नहीं रहा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली जाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके यूटी के अंदर जो इलेक्टेड काउंसिलर्स है वो भी एहतजाज करते हुए नजर आए कि 2 पैनल सिस्टम चल रहे हैं। और आज एलएसडीसी का जो फंडिंग, आप एनुअल फंडिंग देखिए, 6000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है। आज करगिल को आज से पहले क्या मिलता था, ले वालों को आज से क्या पहले क्या मिलता था, सिर्फ 120 करोड़ 100 करोड़ से ऊपर सपना नहीं देखते थे। आज हम फक्र से कह सकते हैं करगिल और ले को 6000 करोड़ रुपए का फंडिंग दिया है। इसमें से हमारे जो काउंसलर्स थे उनका बजट कितना होता था, 18 लाख रुपया सालाना, उनका 18 लाख रुपया। आज हमारे यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 1 करोड़ रुपए उनका फंडिंग हो चुका है। ये पैसे कहाँ जाएगा? ये समझाइए, एक चीज समझने की कोशिश करूंगा आपसे। आप कह रहे हैं कि एम्पावर हो गए हैं, लेकिन अगर वो एम्पावर होते वो एहतजाज नहीं करते, वो तो सड़क पर आए एहतजाज करने के लिए। गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज किया दोनों काउंसिलों ने। हाँ, करना है जनाब। अगर करगिल अगर किसी हमें एहतजाज करने का भी हक है, हम करेंगे। अगर कहीं से हमारे से चिंता है या हमारे साथ कोई नाइंसाफी होता है तो हमें एहतजाज करना है। ये हमारे जमहूरियत में है और ये हमारा हक है, हम करेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ दिया गया है, तो फिर एहतजाज को बताइए ना कि वो गलत है। लेह वालों ने भी गलत किया, करगिल वालों ने भी गलत किया। अपने लोगों के लिए हम कुर्बान, हम खून देने के लिए भी तैयार हैं। पाशा साहब, जो इलेक्टेड लोग हैं, अगर वो सड़क पर आए, हिल काउंसिल के लोग सी सड़क पर आए और कहे कि जनाब एलजी साहब का दफ्तर एक तरफ से, हमारा दफ्तर एक तरफ से, लोग परेशान है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि रोटेट कहां से फाइल होनी है, किसके पास जाना है। आप देखिए गौहर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से हम यूनियन टेरिटरी बना है, अभी हमने पूरे जीरो से शुरू कर रहा है, जीरो लेवल से शुरू कर रहा है। जिस तरह हम एक मकान बनाते हैं, उसका एक फाउंडेशन लगाना होता है, फिर उसके ऊपर उसका वॉल लगाना होता है, फिर छत लगाना होता है जनाब, तब जाके वहां घर में बैठने के लिए लायक कमरा बनता है। इसी तरह यूनियन, लेकिन वो चीजें करने से पहले एक ड्राइंग बनता है, एक पॉलिसी होती है कि हमने कितना बड़ा मकान बनाना है और अंदर कितने कमरे होने हैं उसके, और हर कमरे का रात कितना होगा, लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी। मेरे पास अभी गवर्नर हाउस का कागज है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। गवर्नर साहब ने लिखा है कि आइडेंटिफाई द लैंड फॉर द गवर्नर हाउस इन कारगिल। ये कहाँ का है? फिर ये मुझे बताइए किसको बेवकूफ बना रहा है? करगिल में उन्होंने साफ लिखा है कि करगिल के लिए गवर्नर हाउस, चाहे आईजी का ऑफिस हो, चाहे बाकी ऑफिसरों का ऑफिस हो, इनका लिए लैंड आइडेंटिफाई कीजिए। या अगर झूठ है तो मैं आपको आपके मीडियम के माध्यम से मैं, चलिए जरा फटाफट से मेरे को बताइएगा, कल से एक लंबा प्रोग्राम है बीजेपी का पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जश्न का, किस तरीके का प्रोग्राम है, कहां पर प्रोग्राम किए जाएंगे? देखिए, हम कल का जो प्रोग्राम है वो हमारे लिए बिल्कुल एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है। आज कल जो हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है, इंशाअल्लाह अभी जो हमारे करगिल में कुछ दिनों पहले जो कुछ केसेस आए थे, यहाँ कंटेनमेंट जोन बना है, लेकिन इसके बगैर हम इसके बाहर हम देखेंगे कहाँ जगह पे हमको अगर एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करेंगे तो हम उसी जगह पे जाके हम इसको अच्छा बिल्कुल खुलूस के साथ, बिल्कुल नज़म के साथ हम इसको मनाएंगे, इस जश्न को मनाएंगे। और हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जो कायद है ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जमियात श्री नमजा जी का, उनका एक बड़ा रोल है इसमें। उनका हम बिल्कुल तहे दिल से करगिल के आवाम बिलखुसूस नौजवानों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे कार्यकर्ता से सब मिलकर हम कल का दिन जो है बहुत ही एक ऐतिहासिक, और आपको हम एडवांस में आपको इनविटेशन देते हैं, कल का प्रोग्राम में आप शिरकत कीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन पाशा साहब ज्वाइन किए हुए हैं
बीजेपी के सीनियर लीडर है, फायर ब्रांड है, और बात बता रहे थे देखिए जो वादे किए गए हैं आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें पूरा किया जाएगा। इसमें बड़ा वक्त जो है वो कोविड की नजर हुआ, कुछ वक्त जो है वो एहतजाज की नजर हुआ, और जो कुछ बचा है उसमें काम हुआ है, चाहे लद्दाख खिते के अंदर लेह हो या करगिल हो, दोनों जगहों पर काम हुआ। लेकिन बड़ी दो पार्टियों की तरफ से एहतजाज की कॉल है, यौम सियाह की कॉल है, उस पर वो कहे कि जनाब उनका जो बेस है, जो उनका फॉलोवर बेस है या वर्कर काडर है, वो अब रहा नहीं, इसलिए इस तरीके की बातें जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल 5 के 5 में आज मेरे साथ बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, खबरों तज्जियों तबसरों का सिलसिला लगातार हमारे साथ जारी रहेगा। थोड़े से वक्फे के बाद खबरनामे के साथ दोबारा हाजिर होंगे।